गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जनरल स्टडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशरी सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल नंबर 124 देखना परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होगा। तो पैट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल इससे जो क्वेश्चन भी जितने बनते हैं उन पर एक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। देखना जो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायपालिका है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? ये हमने लिया है यूएसए, अमेरिका के संविधान से। पूरा न्यायिक सिस्टम है ना। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, भारत में इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई। तो सभी उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ये आर्टिकल किस में आ जाएगा? 124 में। 124, 5, 6 ऐसे 137 तक या 6 तक वहाँ पर है, लेकिन हम एक ही आर्टिकल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 124 इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखना सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया भारत में? ब्रिटिश काल में ये कलकत्ता में हुआ था सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। एक हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब बना? 1773, सन 1773। इसी में ये प्रावधान था कि भारत में एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पर नाम एक ही था, ये स्थापित किया जाएगा। और 1774 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम्स था, फोर्ट विलियम्स को ही इसका स्थल बनाया गया, उसी में स्थापित किया गया कलकत्ता में सन 1774 में। उस टाइम पर जो इसमें न्यायाधीश थे 1 + 3 = 4, 4 इसमें न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये क्या थे? चीफ जस्टिस, चीफ, और ये अदर थे, अदर्स। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिसा इम्पे, लॉर्ड एलिसा इम्पे, लॉर्ड एलिसा, ये तो क्या थे? एलिसा इम्पे, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 जो अन्य थे, ये 3 इसमें थे हाइड, लिमेस्टर एंड चैम्बर्स। हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे हाई कोर्ट में उस टाइम पर। तो क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सन 1774 में। और उसमें 1 + 3 यानी कि 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिसा इम्पे। देखना इनके नाम में लॉर्ड क्यों लगाते हैं? जैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हमारे यहाँ पर संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ का जो सदन होगा लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सदन होगा ये उच्च सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं हम भी उनके नाम में सांसद लिखते हैं, पार्लियामेंटेरियन या फिर सांसद। ऐसे ही जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे ब्रिटेन में, वो अपने नाम में लॉर्ड उपाधि लगाते थे, यानी कि वहाँ के उच्च सदन के सदस्य होते थे वो, और जिनकी नियुक्ति भारत में की जाती थी तो नाम में लॉर्ड लगता था उनके। अच्छा, तो ये 4 न्यायाधीश थे। इसके बाद में जब यहाँ पर स्वतंत्र हुए 1935 में, जैसे स्थापना हुई 1935 के जो एक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया दिल्ली में। उस टाइम पर एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे टोटल। 1 + 7 = 8 थे। और आज की डेट में अगर देखते हैं 2022 में 1 + 33 = 34। ये कितने? 34 न्यायाधीश होते हैं। 1 + 33 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश। जैसे अब मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित, ये तो मुख्य न्यायाधीश हैं। और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी न्यायिक सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। स्थापना कहाँ है इसकी? दिल्ली में। तो अनुच्छेद नंबर हम 124 में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और एक कोलिजियम सिस्टम भी यहाँ पर होता है। कोलिजियम सिस्टम उसकी रिकमेंडेशन करता है। उसके जो हेड होते हैं कोलिजियम सिस्टम के, वो CJI होंगे, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये कोलिजियम सिस्टम में शामिल होते हैं।
तो 124 को हम डीपली पढ़ लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वंश थोड़ा वीवो के दो मुझे, डस्टर भी नहीं। देखना, इसकी नियुक्ति के और ये कार्यकाल के बारे में बात करते हैं और योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं इनकी एक तो नियुक्ति है ना, नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और इससे क्या संबंधित है? कोलोजियम सिस्टम, कोलोजियम पद्धति पर आधारित। कोलोजियम पद्धति में 1+4 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश इसमें होंगे और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो कोलोजियम सिस्टम बनता है। ये क्या करते हैं? रिकमेंडेशन करते हैं। फिर ये राष्ट्रपति महोदय फिर नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं। जैसे नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। और किसकी सिफारिश के आधार पर? कोलोजियम सिस्टम की। अब इनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? योग्यता, क्वालिफिकेशन, उसमें 2 क्वालिफिकेशन होगी। एक तो क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी जो योग्यता है, दूसरी में 3 कंडीशन है उसकी कि या तो भारत में स्थित किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर भारत में स्थित किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक 5 वर्षों तक तो न्यायाधीश के पद पर या 10 वर्षों तक अधिवक्ता। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेक्ता होना चाहिए। एक बार देखते हैं। एक तो योग्यता यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो नागरिक, भारत का नागरिक। और दूसरी योग्यता में फिर 3 योग्यता हैं, 3 क्वालिफिकेशन ABC। पहले तो क्या कि वो हाई कोर्ट में भारत में स्थित किसी भी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। 5 वर्ष तक न्यायाधीश, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन है या करके कि भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। हाई कोर्ट में स्थित 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए, लॉयर, अधिवक्ता। और नंबर तीसरी कंडीशन हो जाएगी या करके तीसरी, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेक्ता होना चाहिए, है ना, लीगल प्रोफिशिएंट, कानून का विशेष जानकार। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेक्ता, विधिवेक्ता का मतलब ये हुआ कि कानून का जानकार, है ना, कुशलता होनी चाहिए उसमें। तो योग्यता में 2 क्वालिफिकेशन, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे में 3 योग्यताएं हैं, फिर ABC करके दिया है। इन तीनों में से कोई एक या एक से अधिक, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। तो पहली योग्यता क्या? भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी? या करके कि भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। और नंबर 3 आ जाएगा कि या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेक्ता होना चाहिए, उन्हें कानून की जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके लिए वो न्यायाधीश या अधिवक्ता के पद पर रहा हो, केवल राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेक्ता। इन तीनों में से एक क्वालिफिकेशन जो भी ये वेरीफाई करेंगे उनकी नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं होती हैं। एक और देखिए, इसमें कोलोजियम सिस्टम का क्या रोल रहेगा? अभी आपको बताया कि कोलोजियम सिस्टम क्या करता है, इसके नियुक्ति बल्कि नियुक्ति के अलावा प्रमोशन के लिए भी, अगर उनकी पदोन्नति होनी है या ट्रांसफ़र होना है, ये तीनों कार्य करता है। क्वेश्चन ऐसे करके आया कुछ कि कोलोजियम सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या क्या, एक तो नियुक्ति, एक तो क्या करते हैं नियुक्ति कोलोजियम सिस्टम की सिफारिशों के आधार पर होगी। दूसरा इनका प्रमोशन यानी कि पदोन्नति, प्रमोशन।
प्रमोशन। और थर्ड वन आ जाएगा इसमें ये इनका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र। ये इन तीनों के लिए सिफारिश करता है। कोलिजियम सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों न्यायालयों के, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और ट्रांसफ़र, इन तीनों के लिए सिफारिश करता है। तो जैसे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन सिफारिश कौन करता है? कोलिजियम सिस्टम करता है, कोलिजियम पद्धति। तो ये बात हुई योग्यता की। अब बात आती है कार्यकाल की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की अधिकतम आयु है, 5 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो। तो देखना, ये आप नोट कर लीजिए योग्यता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। टेनर क्या आ जाएगा? कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की अधिकतम आयु या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो। पानी ठंडा कर दिया, थोड़ा नॉर्मल पानी। देखिएगा आप यहाँ पर कार्यकाल, कार्यकाल टेनर, टेनर में क्या आ जाएगा? या तो 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल स्टैंडिंग, यानी कि जॉब करते हुए उनको 5 वर्ष हुए हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल। और या फिर 65 वर्ष की अधिकतम आयु, 65 वर्ष की आयु, ये अधिकतम आयु, इनमें से जो भी पहले हो, विच इज अर्लियर। 5 वर्ष के कार्यकाल से मीनिंग क्या हुआ? जैसे सुप्रीम कोर्ट के अब न्यायाधीश हैं यू ललित, यू ललित की अगर आयु इस समय 63 वर्ष है तो केवल ये 2 वर्ष ही कार्य करेंगे, चूँकि आयु 65 वर्ष हो जाएगी। क्या अभी आपको बताया कि 65 वर्ष की अधिकतम आयु या 5 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो वही सेवानिवृत्ति की आयु मानी जाएगी, रिटायरमेंट की। उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अगर यू ललित की आयु कितनी है? 63 ईयर्स। अब ये केवल 2 वर्ष तक ही पद पर रहेंगे, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दूसरा, अगर यू ललित की आयु आती है 50 वर्ष, मान लीजिए 50 वर्ष के हैं, अब ये पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेंगे, 5 वर्ष यानी कि 55 वर्ष की आयु तक। ये 55 वर्ष की जब तक आयु होगी तब तक कार्य करेंगे। और ये कितने वर्ष तक? केवल 5 वर्ष तक पूरे, है ना। तो अभी आपको बताया कि कार्यकाल कितना हो जाएगा? सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी इसमें पहले हो। कभी कभी ये 62 ईयर्स आता है, ये 6 ईयर्स आता है, यहाँ पर 6 वर्ष भी होती है, लेकिन वो कैग के जो प्रमुख होते हैं, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी होती है यहाँ पर 6 वर्ष और 65 वर्ष की अधिकतम आयु। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये कार्यकाल उनका टेनर होता है। इसके अलावा अगर कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना है, मान लो कोई दोष सिद्ध हुआ है उनके ऊपर, कोई आपराधिक टेंडेंसी, तो एक महाभियोग के द्वारा, महाभियोग को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है वहाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनकी कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर वो दोष सिद्ध हुआ है, उन पर कोई आरोप तय हुआ है, तो महाभियोग की प्रक्रिया से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी पद्धति और रीति से हटाया जाएगा जैसे राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाते हैं। राष्ट्रपति महोदय को पद से कैसे हटाते हैं? कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, इम्पीचमेंट से। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर दोष सिद्ध होता है, आरोप तय होता है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जाएगा उनको। ये प्रक्रिया क्या होती है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा 14 दिन पहले, जिसकी सूचना दी जाती है कि पद से हटाया जाएगा उन्हें। तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ये संसद में प्रक्रिया शुरू होगी महाभियोग की, इम्पीचमेंट की। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिनके खिलाफ आरोप तय हुआ है उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। इसके अलावा कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग की पद्धति से हटाया जा सकता है। अच्छा, एक आता है इनका वेतन। वेतन देखना, वेतन लगभग 2,50,000, 2,50,000 वर्तमान में, और जो भत्ते लागू होंगे वो अलग हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? सीजीआई का 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए हैं, प्लस ये भत्ते और महंगाई भत्ता, जो रेजिडेंशियल वो सुख सुविधाएं जो मिलते हैं, एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़, वो उनको मिलती रहेंगी। उनमें कैसे भी कटौती नहीं की जा सकती। एक बार पद पर नियुक्त होने के बाद में उनके पदों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ना ही उनकी सुख सुविधाओं में जो एमिनिटीज़ मिलती हैं।
क्वेश्चन आता है कि वेतन कहाँ से दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से देते हैं, तो ये संचित निधि से, जो हम आर्टिकल नंबर 266 में पढ़ेंगे 266 में क्या होता है, केंद्र की संचित निधि, संचित निधि को ही हम क्या कहेंगे, समाकलित निधि या कंसोलिडेटेड फंड कहा जाएगा, इसको आर्टिकल नंबर 266 में आएगा। भारत की संचित निधि या केंद्रीय संचित निधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाएगा और इनके वेतन में एक बार नियुक्ति के बाद में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अच्छा, एक इसमें आता है कि क्या किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक या तदर्थ पद पर नियुक्त किया जा सकता है, तदर्थ एड होक, तदर्थ एक होता है तदर्थ एड होक ADHOC एड होक, और एक कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक को एक्टिंग बोलते हैं, एक्टिंग। देखना कार्यवाहक और तदर्थ में आप डिफरेंस समझिए। कार्यवाहक शब्द हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर पद रिक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट में जितने न्यायाधीश होते हैं, किसी कारणवश वहाँ का पद रिक्त हुआ है या फिर कोई रिटायर वहाँ से हुआ है जज, तो क्या होगा, उनके पद को भरने के लिए कार्यवाहक नियुक्ति होती है जो एक टेम्परेरी होगी। और दूसरा तदर्थ कब भरा जाएगा पद, अगर वहाँ पर अतिरिक्त कार्य हुआ है, कोई अतिरिक्त कार्य बढ़ा है, उस अतिरिक्त कार्य के निपटाने हेतु जो नई नियुक्ति होती है अस्थायी रूप से, उसको एड होक या तदर्थ अपॉइंटमेंट बोलते हैं, तदर्थ नियुक्ति कहते हैं। इनका यूज कहाँ पर होता है ज़्यादा, जैसे आपने देखा हो कि कोई बड़े केस होते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का केस था या फिर गोधरा केस था जिसमें नानावती आयोग बना था, उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट उनको रीअपॉइंट कर देते हैं उस पर्टिकुलर केस के लिए। यानी कि जब तक गोधरा कांड की जांच नहीं हुई तो उसमें नानावती क्या थे, ये न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्ति के बाद में इनको नियुक्त किया गया था, उनको फिर वही फैसिलिटी एमेनिटीज मिलती हैं जो एक पद पर रहते हुए दी जाती हैं। तो ये क्या, तदर्थ नियुक्ति, जब कोर्ट के पास में कोई एक्स्ट्रा काम आता है तो उसकी विशेष जाँच के लिए, है ना, एक अतिरिक्त जो नियुक्ति की जाएगी वो तदर्थ नियुक्ति होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायाधीश को या जो सेवानिवृत्ति के बाद में न्यायाधीश है उनकी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए। वो जो कार्यवाहक नियुक्ति होती है, अगर वहाँ पर कोई पद रिक्त हैं, उस रिक्त पद को भरने के लिए कार्यवाहक नियुक्ति यानी कि एक्टिंग अपॉइंटमेंट होता है, जो दोनों ही अस्थायी होते हैं। एक PIL का मामला होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका वो होती है, इसको डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, PIL के लिए, अगर कोई मामला पब्लिक वेलफेयर का है, मतलब कि कोई ऐसा है अपराध या कोई भी ऐसा कार्य जिससे कोई जान माल की हानि होती है, वो सामूहिक रूप से, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे नगर में कोई बीचों बीच यहाँ पर फैक्ट्री लगाने लगे और जिससे पोल्यूशन ये होता है, यानी कि पर्यावरण दूषित होता है, तो हम एक PIL दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको हटाने के लिए, कि इससे तो पूरी देवबंद वासियों को यानी कि नगर वासियों को इससे हानि होती है, तो क्या PIL हो जाएगी। जो पब्लिक महत्व के होते हैं ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। एक आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, मतलब इसको ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेज वहाँ पर जाते हैं, तो कौन से जाते हैं, एक तो अधिकारिता क्षेत्र होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में आपस में कोई विवाद होता है किसी नदी को लेकर, किसी सीमा को लेकर, और दूसरा एक केस जाता है अगर एक तरफ एक राज्य होते हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार होती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। और यदि मामला PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, डायरेक्टली वहाँ पर तलब किए जाएंगे। और एक होगा अगर कोई अपील हम करना चाहते हैं किसी लोअर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध, हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारी अपील सुनी जाएगी। एक ये अपीलिएट कोर्ट भी होता है, सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय भी है। और एक इसमें मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध, ये 5वां केस होगा। अगर हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से और ये आ जाएंगे 35 तक। अगर मामला कोई अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का है, सुप्रीम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ब्रेक किए गए हैं, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल नंबर 12 to 35, अगर ये इनका उल्लंघन किया गया है तो हम कहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे डायरेक्टली, है ना। तो ये इस तरीके से 5 प्रकार के केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हम सुनवाई के लिए जिनको भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि
क्या सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है? आर्टिकल 119 में पढ़ा जाएगा, 129 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द रिकॉर्ड कोर्ट। वहाँ पर जितने भी आज फैसले दिए जाएंगे सबको लिपिबद्ध कर लिया जाएगा, वो लिख लिए जाएंगे और वो एज ए जजमेंट प्रिजर्व रखे जाएंगे उनको भविष्य के लिए, कि अगर कोई ऐसी घटना होती है उनका फिर ये फैसला दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के और ये बल्कि हाई कोर्ट के भी सभी जो फैसले होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। तो किस में आते हैं वो? अभिलेखीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होता है और उसे अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार भी है ना। वो दंड दे सकता है अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हुआ है तो उनको दंड देने का अधिकार होगा। तो ये इसमें हमने समरी के रूप में इसका थोड़ा हाईलाइट किया है। तो जितने संभावित क्वेश्चन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये सभी इससे आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स आप लिख कर बताइए। और इवनिंग में एक लाइव क्लास चलती है, वो भी जनरल स्टडी की क्लास होगी 4 PM पर। ओके, थैंक यू।